आंखें खुली तो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाया। पलंग पर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। अभी तक मुझे किसी चीज के चुभने का दर्द मेरी पीठ पर था। अपने हाथ पैर छुड़ाने की असफल कोशिश में लगी थी कि तभी एक 60-65 साल का बूढ़ा उस कमरे में चटकनी लगा के मेरे पास आया। मैं चिल्लाती रही कि कौन हो तुम, मेरे हाथ पैर खोलो। वह बूढ़ा बिना कुछ बोले मेरे पास में रखी अलमारी से एक कैंची और एक कपड़ा निकालने लगा। मैं पूरी ताकत से फिर अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करती, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती, पर उस बूढ़े ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। कैंची से मेरे कपड़े काटने लगा और फिर मेरी इज्जत। जब वह बूढ़ा जाने लगा तो बोला, बिना कपड़ों के ऐसे ही बंधी रहना चाहती हो या अपनी इच्छा से मुझे खुश रखेगी? बिस्तर पर बंधे बंधे जो तुझे कुछ करना है कर लेना। उस बूढ़े के साथ समझौता करना ही सही समझा। उसने कुछ कपड़े दिए और मेरे हाथ पैर भी खोल दिए। मैं भागने का विचार बना ही रही थी कि उसने एक खिड़की खोलकर कहा, भागने से पहले जरा बाहर का नज़ारा तो देख लो। जब मैंने बाहर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह मेरा देश था ही नहीं। वहाँ सारे लोग विदेशी थे। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बस वही बूढ़ा था जो टूटी फूटी थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। ये मेरी कहानी है जहाँ प्यार करने की सज़ा नहीं बल्कि प्यार में धोखा करने की सज़ा थी। प्यार मैंने किसी से नहीं किया, लेकिन जिस किसी ने मुझसे प्यार किया मैंने उन सभी को धोखा ज़रूर दिया। एक को नहीं बल्कि कईयों को। इतने लड़कों को प्यार के जाल में फंसाया कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। अब पता ही नहीं था कि मुझे किसने जाल में फंसाया और यहाँ तक पहुँचा दिया और मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। ये कहानी तब शुरू होती है जब मैं 14 साल की थी। यह वह उम्र थी जहाँ किसी के प्रति आकर्षण होना लाजमी था, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। मेरी कक्षा के लड़के एक नहीं बल्कि 5-7, जिनके साथ बातें करना, अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कों के साथ घूमना फिरना। लड़कियों से ज़्यादा मुझे लड़के तवज्जो देते, मुझे खिलाते पिलाते शॉपिंग करवाते। धीरे धीरे मेरी आदतें बिगड़ रही थी। जो लड़का मुझ पर ज़्यादा रुपए खर्च करता मैं उसके साथ हो जाती। धीरे धीरे उनमें से 2-4 लड़कों ने अपने परिवार की सख्ती के कारण मुझसे दूरियां बना दी, जिसके कारण मेरी ज़रूरती सामान की सप्लाई बंद हो गई। और जो 3-4 लड़के मुझसे जुड़े थे वह बिल्कुल कंगले थे, इसीलिए भावनात्मक रूप से उन लड़कों को बहकाना शुरू कर दिया। उन्हें पूरा यकीन दिलाया कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। इसके लिए मैं उन सभी लड़कों के साथ रात भी गुजारती। वह मुझ पर इतना लट्टू हो गए कि मेरे साथ समय गुजारने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। जिसमें से एक लड़का मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाइक चोर बन गया, तो कोई जेब कतरा बन गया और कोई अपने ही घर का लुटेरा बन गया। इस जुर्म के रास्ते पर जाने से पहले इन्होंने अपने माँ बाप भाई बहनों के सपने चीर दिए, उन्हें खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर दिया। जिन माँ बाप ने बचपन से लेकर अब तक अपने बच्चों को खून पसीने से सींच कर बड़ा किया था, उन लड़कों को मैंने अपनी हंसी बाहों में समेट लिया था। इन हसीन बाहों की ख्वाहिश में वे हर जुर्म का रास्ता अपना सकते थे। मैंने दिल से किसी से प्यार नहीं किया था। मुझे तो सिर्फ उस सामान से मतलब था जो वह मेरे लिए लाते थे, फिर चाहे वो कहीं से भी हो। सच कहूँ तो वो लड़के भी मुझसे प्यार कहा करते थे। उन्हें तो बस मेरी बातें, अदाएं, वादे और मेरे जिस्म की चाहत थी। सच कहूँ तो उन्हें खुद की भी खबर नहीं थी। प्यार होता तो वह सबसे पहले अपनी उस माँ के आंचल को कैसे भूल सकते थे, जहाँ सच्चा प्यार तो उस माँ से मिला था। वह बाप जो दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ था, तपती धूप में पसीने में तरबतर होकर उन बेटों की परवरिश कर रहा था, उस आशा से कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। उस बेटे को उन थके हारे माँ बाप की आंखों में आशाएं और ढेर सारा प्यार नहीं दिखा तो वह मुझसे कहाँ प्यार करेंगे। अब उन्हें कौन बताए कि प्रेम वह तपती आग थी जिसमें जलना पड़ता है। किसी के शरीर की प्यास को प्यार नहीं कहते, और यदि इस प्यास को प्यार कहते हैं तो यह कोठों पर भी मिल जाती है। हाँ, कोठों पर 2 वक्त की रोटी के लिए वो प्यार करते हैं, पर आजकल ज़माना बदल गया था। आजकल तो ये शरीर कौड़ियों के दाम पर नीलाम होते हैं। कुछ महंगे कपड़े और गहनों की खातिर किस गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर किस रूप में हसीना मिल जाए कुछ पता नहीं। मैं भी इन्हीं में से एक शरीफ दिखने वाली लेकिन खतरनाक। कोठे वालियों से तो ज़्यादा हम खतरनाक थे, क्योंकि कोठे वाली कुछ घंटों का काम करके पैसा लेकर चली जाती है, लेकिन मैं या हम जैसी औरतें जो शराफत का चोला पहने, वह दिमक थी जो हाथ आए शिकार को क्या, उस शिकार से जुड़े उसके परिवार वालों को भी दिमक की तरह चट कर जाए। कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़के के साथ। जब उसे पता चला कि मेरे कुछ और लड़कों के साथ भी प्रेम संबंध थे, वह गुस्से से तिल मिलाता हुआ मेरे घर पर आधम का जोर जोर से चिल्लाने के कारण तो मैं घबरा ही गई। मेरे माता पिता ने एक बार तो उसे डरा धमका कर भगा दिया। जब मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने कह दिया, यही तो है स्कूल जाते समय मुझे छेड़ता है। मेरे माता पिता ने मेरा यकीन करते हुए उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। जब लड़के को पकड़ा गया तो पता चला कि वह बाइक चोर निकला। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्लाने लगा, इसी के लिए बाइक चुराता था और आज यह मेरा साथ छोड़ रही है क्योंकि इसके दूसरे लड़कों के साथ रिश्ते हैं। मैं भोली भाली बनकर नहीं नहीं कहती रही, उस लड़के को झूठा कहती रही। मैं एक लड़की थी जिसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया।
लड़की समझकर और चेतावनी देकर मुझे उस समय छोड़ दिया गया। उस लड़के के साथ उनके परिवार वाले भी पुलिस थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। उन लोगों की जिंदगी वहीं तक सीमित रह गई। कुछ महीने शराफत की चादर ओढ़े रही, अपने दोस्तों से दिल टूटने की बातें करती रही, पर मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं थे। फिर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? लेकिन मेरी मुसीबतें तब और बढ़ गई जब एक साथ 3-4 लड़कों ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ये सभी धनी लड़के नहीं थे, जबकि मेरा सपना किसी अमीर लड़के और हैंडसम लड़के से शादी करने का था। अब हर पल मेरी नजरें कुछ रईस लड़कों की तरफ दौड़ने लगी थी, इसी फिराक में कि कोई अमीर लड़के को मैं फंसा दूं। रोज की चिकचिक से अच्छा है कि किसी अमीर लड़के को पटाकर उससे शादी कर लूं। लेकिन कोई ना कोई लड़का मेरे साथ होने की वजह से मैं दूसरे लड़कों से मिल ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने एक चाल चली। तीनों लड़कों को अपने परिवार के साथ घर आने को कहा। उन सभी से ये कह दिया कि मुझसे और भी लड़के शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिस लड़के से मेरे माता पिता शादी करना चाहेंगे मैं उसी से ही शादी करूंगी। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे माता पिता इनमें से किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही वे अपने लक्ष्य से भटके हुए भी थे। उनमें से 2 लड़के अपनी माता पिता के साथ हमारे घर आए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो मेरे प्रेमी अपने माता पिता को डरा धमका कर लाए थे, क्योंकि उनके चेहरे उतरे हुए थे। मैं मन ही मन विचार कर रही थी कि इनमें से किसी एक भी लड़के से शादी कर लूं तो राज तो करूंगी, पर फिर हकीकत पर विचार भी करती कि शादी हो गई तो दाल रोटी का भाव भी पता चल जाएगा। छी, मुझे ऐसे कंगलों से शादी थोड़ी ही करनी है। जब तक यह मेरी जरूरतें पूरी करेंगे तब तक हाय शाय और लव यू बेबी करती रहूंगी। इसके बाद तो टाटा बाय बाय। जैसा मैंने सोचा ही वैसा ही हुआ। मैंने पिताजी ने ना कह दिया। सफाई में कहा कि अभी तो आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस उम्र में तो करियर पर ध्यान दें, शादी ब्याह का ख्याल तो आना ही नहीं चाहिए। बेचारे दोनों निराश होकर चले गए। जब उन लड़कों से मिली तो उन लड़कों ने मुझे अपने साथ भागने को कहा, तो मैंने कह दिया कि मेरे पिताजी दिल के मरीज है, अगर मैं भाग गई तो उनकी मृत्यु हो सकती है। उन्हें सिर्फ मेरा दर्द दिखाई दिया, लेकिन उनके खुद के माता पिता पर क्या बीतेगी, तब भी यह सब नजरअंदाज करते रहे। कुछ दिन बाद ही एक एक करके उन सभी लड़कों को पुलिस ने किसी न किसी जुर्म में पकड़ लिया। वे सभी अब एक लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे थे। उन्हें जाते देख मैंने एक लंबी चैन की सांस ली। अब मेरे लिए रास्ते साफ थे। मुझे किसी अमीर लड़के से दोस्ती करनी थी। यही तो होता है, पहले दोस्ती करो, फिर उसमें जज्बातों और अदाओं का तड़का डालो, विश्वास और शरीर की चपटा चपटी का रंग डालो और हो गई प्यार की रेसिपी तैयार। आजकल तो ऐसे ही रेसिपी तैयार होती है। कहते हैं जो खुद को जानते हैं उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो भटके हुए हैं, जो हर दम किसी की तलाश में रहते हैं। बस ऐसा ही एक और गधा चाहिए था। किंतु मेरे सारे सपने उस समय धूमिल हो गए जब एक लड़के से मेरा रिश्ता तय हो गया। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, सैलरी भी कुछ खास नहीं थी और ना ही वह मेरे ऐशो आराम पर खर्च कर सकता था। अभी तक तो ऐसे किसी लड़के के संपर्क में बस आई थी कि मेरी शादी भी हो गई। जब शादी करके गई तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ घर के नाम पर बस एक खाली प्लॉट था जहाँ पर एक तंबू था। मैं वहाँ रुक गई। तभी उस लड़के की माँ ने कहा, आओ लुटेरी लड़की, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाऊं। मैंने कहा, आपका घर कहाँ है? मैं इस तंबू में रहूंगी। आप लोगों ने सोचा भी कैसे? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। मेरी बात सुन सभी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, एक धोखेबाज लड़की हमें धोखेबाज कह रही है। मेरे पति ने एक तस्वीर लाकर दी और कहा, इस लड़के को पहचानती हो? यह मेरा छोटा भाई है। तुम्हारे चक्कर में ही पड़कर इसने चोरी छुपी माँ के सारे गहने बेच दिए। तुम्हारा पेट तब भी नहीं भरा तो इसने चोरियां करना शुरू कर दिया। अपने भविष्य को बर्बाद तो कर ही रहा था, साथ ही हमें भी बर्बाद कर दिया। और देखो, हमें सड़क पर ला दिया। ये तंबू वाला घर तुम्हारा ही बोया हुआ घर है। ऐसा कौन सा अपने हुस्न का जाल फेंकती हो कि एक नहीं बल्कि कई लड़के तुम्हारी वजह से आज सलाखों के पीछे हैं। मैं बोली, यदि लड़के बेवकूफ हैं तो मैं क्या करूं? अपनी बुद्धि से काम लेते किसी के पीछे पड़ने से पहले। और भूल जाना कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। मैं बहुत चालाक हूँ। मुझे सबक सिखाने के लिए ही मुझसे शादी की है, पर मैं तो जा रही हूँ। मैंने पहले से ही एक लड़के के साथ सेटिंग कर ली थी। पहले ही मैंने उसे फ़ोन करके बुला दिया था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक हैंडसम लड़का निकला। मेरा हाथ पकड़कर रोमांटिक अदाओं से उसने मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं बाहर की और उनकी तरफ मुड़कर देखती हूँ तो वह मुझे मुस्कुराकर हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कर रहे थे। मैं कुछ समझ पाती कि तभी किसी ने मेरी पीठ पर कुछ चुभाया और मैं बेहोश होने लगी। एक अनजाने देश और अनजाना बूढ़ा और भद्दा आदमी। मैं उसके इशारों की कठपुतली बनकर रह गई। बड़ा घर था जो मेरे सपनों जैसा था, पर एक कमरे में कैद कर दी गई। 24 घंटे एक कमरे में रहती। बूढ़ा आदमी आता और अपनी प्यास बुझाकर चला जाता। जिन कपड़ों और गहनों की खातिर लड़कों को धोखा दिया, उन कपड़ों का अंबार था। जिस शरीर पर घमंड था, वह शरीर एक बूढ़े आदमी का खिलौना बनकर रह गया। जिसके पीछे भागती रही, वह सब कुछ था। नहीं था तो बस मैं, हाँ वही मैं, जिसके शरीर को चमकाने के चक्कर में मैं अपनी वास्तविकता को भूल गई थी। आज मैं एकांत में थी। मेरी पिछली जिंदगी की वो यादें ताज़ा हो रही थी। सारी गलतियाँ एक फिल्म की तरह चल रही थी। जिस इंसान ने दूसरों
की ज़िंदगी जहन्नुम कर दी हो, भला उसकी ज़िंदगी में सुकून कहाँ से मिलता। किसी के चक्कर में इतने भी अंधे मत बनो कि दूसरों से प्रेम पाने के चक्कर में खुद से और अपनों से प्रेम करना ही भूल जाओ। जब भी लगे कि तुम किसी के चक्कर में खुद को भूलते जा रहे हो तो बी अलर्ट एंड गो इन सेफ जोन। सेफ जोन इज़ योर फैमिली एंड योर गोल। उस गोल पर फोकस करो, ना कि किसी की खूबसूरती पर। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक